Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 29 from the physics of second year. Today we will solve the exercise of chapter number 12, that is current electricity. In this video lecture, we will try to attempt the MCQs. Each of the following question is followed by 4 answers. Select the correct answer. 7 resistors are connected as shown in figure. The equivalent resistance between A and B is A 3 ohm, B 4 ohm, C 4.5 ohm, D is 5 ohm. ठीक है, जो सर्किट डायग्राम है वो आपके पास ये है, तो आपने इसमें से बताना ये है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. देखें, करेक्ट ऑप्शन मैंने आपके सामने भी रख दिया है, तो फर्दर इसको देखते हैं कि आखिर ये हमारे पास ऑप्शन कैसे आता है, करेक्ट कैसे है ये. लेकिन स्टूडेंट्स, ये बेसिकली अच्छा खासा लेंथी एमसीक्यू है आपके पास, आपको इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा. ये एक न्यूमेरिकल की जगह भी रखता है, तो आप याद रखें कि इस किस्म के बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ को न्यूमेरिकल में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है. एनी हाउ, देखते हैं जी, दोबारा एक दफ़ा इसको देख लें. आपका काम क्या है, आपने इस ए और बी के दरमियान जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट की, वो आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व आउट करते हैं. अगेन मैंने वही डायग्राम जो है वो रीड्रा की है. इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के R1 और R2 ये आपस में पैरेलल में है, लिहाजा हमने ये पैरेलल का फार्मूला लगाया. ठीक है, और ये जो R इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगी, चूँकि 7 रेजिस्टर्स तो पहले ही कनेक्टेड थी, तो उस R इक्विवेलेंट को मैंने 8th रेजिस्टर का नाम दे दिया. ठीक है, R8. R8 is basically equivalent resistance of R1 and R2. तो ये जब आप हल करते हैं फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा. आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 5 ओम, यानी आप इस रेजिस्टेंस को एक सिंगल 5 ओम के रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ये नीचे वाली डायग्राम में बताया आपको. और इसको हमने नाम दे दिया R8, और ये R8 इन दो का इक्विवेलेंस है. उसके बाद अगर इसी डायग्राम में आप देखते हैं तो आपको 2 और भी पैरेलल में नज़र आ रही हैं. वो कौन सी हैं? R6 और R7. ये भी आपस में पैरेलल हैं. अगेन सिमिलरली आपने पैरेलल फार्मूला लगाया, इक्विवेलेंस जो निकाली, तो आपने उसको नाम दे दिया R9 का, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 3 ओम. तो इस तरह से इन दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है 3 ओम की एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ, जैसा कि मैंने यहाँ नीचे आपके सामने शो की है. तो इस तरह से हमने इसमें 4 रेजिस्टेंसेस को 2 रेजिस्टेंसेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी R8 और R9 में. अब फर्दर इसको मज़ीद सॉल्व आउट करेंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारे पास बेसिकली एक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट बन रहा है. ठीक है, कैसे? मैंने आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए इस व्हीटस्टोन ब्रिज को आपके सामने बना दिया है. ठीक है, लेट्स से ये ए और बी है, जिसको बाहर हमने सोर्स के साथ कनेक्ट किया था, तो ये उसके ए और बी हैं जिसको बाहर ये सोर्स के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है. ए और बी के दरमियान आप देख सकते हैं कि 5 ओम और 3 ओम यानी R8 और R3 कनेक्टेड है. आप देख सकते हैं कि ए और बी के दरमियान R8 और R3 ये दो कनेक्टेड हैं. ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ए और सी के दरमियान 5 ओम है, तो आप देख यानी R8 है, तो ए और सी के दरमियान यहाँ भी क्या है? R8 है. सी और बी के दरमियान R3 है, तो यहाँ भी सी और बी के दरमियान R3 है. तो इसी तरह से सी और डी के दरमियान R5 है, सी और डी के दरमियान ये R5 है. तो अगर आप ए और बी की तरफ इस रास्ते से जाते हैं तो R4 और R9 है. ये देखें, R4 और R9 है. तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज को जाहिर कर रही है. ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही की एक डायग्राम है. और आप जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है उसमें ये जो ये रेजिस्टेंस है,
मतलब ये गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि करंट इसमें से बैलेंस कंडीशन में फ्लो नहीं करता, और हमारे आर्टिकल में, हमारे सिलेबस में जस्ट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी करंट होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, या जो भी रेजिस्टेंसेज होंगी वो ये वाली और ये वाली, ये रेजिस्टेंसेज करंट को जो है इफेक्ट करेंगी। लिहाजा ये हमारे पास R5 इफेक्टिव नहीं है। लिहाजा हम जब पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें हमें R5 को कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस R5 को भी मैंने इग्नोर कर दिया। तो अब जब मैं R5 को इग्नोर करूंगा तो मेरे पास ये वाला सर्किट ये शेप इख्तियार कर लेगा। ठीक है, अब मेरे पास ये रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें ए और बी के दरमियान ये दो रेजिस्टेंसेस, आप ध्यान में रखिएगा कि सोर्स ऐसे बाहर है। ठीक है, तो ये इन दो के दरमियान ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमने सीरीज का फार्मूला लगाया R8 प्लस R3, तो ये R10 बन गई लेट से, तो इसको मैंने 8 ओहम आंसर निकाला। तो अब इन दो रेजिस्टेंसेस को आप 8 ओहम की एक सिंगल रेजिस्टेंस से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो ये और ये आपस में भी जो है सीरीज में है। ठीक है, ये पैरेलल इसमें ना समझिएगा, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। कैसे कि सीरीज का निशानी क्या है कि एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरी रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे देखें, ये रेजिस्टेंस है, इसका ये वाला एंड इस रेजिस्टेंस के इस एंड से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ये सीरीज में है ये अच्छा, अब उसके बाद अगर ये दोनों सीरीज में हैं R4 और R9, तो अगेन हम इक्विवेलेंस का फार्मूला लगाते हैं, तो R9 प्लस R4 आ जाता है, हमारे पास 8 ओहम। यानी इन दो को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 8 ओहम की एक सिंगल रेजिस्टेंस से। अब इस तरह से वो मेरे पास जो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये वाला सर्किट था, या इससे भी पहले जो हमारे पास गिवन था, वो एक सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम इन दो रेजिस्टेंसेस को देखते हैं और ये हमारे पास ऐसे ये सोर्स लगा हुआ है, तो उस सोर्स को जब माइंड में रखेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में है। ठीक है, और अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक पैरेलल का फार्मूला लगा के यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जैसे आपके सामने है। अब इस इक्विवेलेंस को फॉर एग्जांपल हम कुछ और नाम दे देते हैं। ये मैंने R9 गलती से दिया है, आप इसको R इक्विवेलेंट लिखेंगे, ये R9 नहीं लिखना। अब ये फाइनल हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है REQ। तो आप इन दो को मल्टीप्लाई करें और ये जो भी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला उसमें पुट करते हैं, तो ये हमारे पास 4 ओहम आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस में तलाश करते हैं, तो हमें ये जो ऑप्शन देखते हैं मिलता है या नहीं। तो ये देखिएगा, ये बी ऑप्शन आपके पास था 4 ओहम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप याद रखिएगा, ये MCQs बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स बेस होते हैं, आपको इन पे अच्छा खासा वर्क करना पड़ता है। आपके सारा जो प्रीवियस थ्योरी आपने जो पढ़ी है उसका एक एक जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आके यूटिलाइज होता है जी। MCQ नंबर 2, 3 resistors of resistance R, each are combined in various ways, which of the following cannot be obtained। आपसे कहा गया है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं और हर 3 रेजिस्टर्स हैं और हर एक की रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है, सेम है। अब इनको डिफरेंट वेज में आप कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सारी रेजिस्टेंसेज आ जाती हैं, लेकिन इनमें एक ऑप्शन ऐसा है जो कम्बिनेशन के बाद हमारे पास नहीं आएगा। तो हमने अब तलाश करना है कि वो ऑप्शन कौन सा है। आंसर मैंने आपको दे दिया, बी है। क्यों है इसको हम देखते हैं। अच्छा, मेरे पास एक हल तो ये था कि मैं इन तीनों को कनेक्ट कर दूं सीरीज में। ठीक है, फिर इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो सिंपल सा 3R आ जाएगा। दूसरा हल मेरे पास ये था, इन तीनों को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, पैरेलल में कर दिया मैंने। तो इक्विवेलेंट का आप तो बेसिकली फार्मूला यूज करेंगे ना, 1/REQ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप ये डायरेक्ट भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि ऊपर हमेशा प्रोडक्ट लिखा जाता है, नीचे सम लिखा जाता है। प्रोडक्ट किस सेंस में, जो भी रेजिस्टेंसेज हैं तीनों का प्रोडक्ट, यानी अगर R हैं तो ये R³ हो जाएगा। नीचे अब सम किस चीज़ का होगा, अगर आपको मैथ में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, फॉर एग्जांपल A प्लस B प्लस C इंटू AB प्लस BC प्लस CA। इसका मतलब था कि वो अगर आप A को B से, B को C से, फिर C को A से, यानी हर इस किस्म का प्रोडक्ट आपने तलाश करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगर मैंने R2 को R3 से किया,
फिर R1 को R3 से, R1 को R2 से, यानी आप अपनी उससे तीनों कॉम्बिनेशन आपने बना देने। अगर ये ज़ुबानी भी कर सकते हैं तो आप इस तरह से पुट कर सकते हैं। आप इसमें RR की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 3R स्क्वायर हो जाता है, कैंसिल आउट करेंगे तो R/3। यानी मेरे पास अगर सीरीज में लगाता हूँ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये बनती है, पैरेलल में लगाता हूँ तो ये बनती है। एक और ऑप्शन वाहिद रह जाता है कि मैं इसको इस तरह से एक ट्रायंगुलर वे में कनेक्ट कर दूं। अगर इस तरह से मैं कनेक्ट करता हूं, यहाँ पे ये सोर्स लगा हुआ है तो ये R और R ये उस सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो सीरीज में जब कनेक्टेड होंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, R प्लस R2R हो जाएगा। अच्छा, जब इसको इन दो को आप सिंगल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये R इक्विवेलेंट और ये नीचे वाली R है और ये इसके दो टर्मिनल हैं जो सोर्स है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं। अब इनकी जब आप पैरेलल निकालते हैं उसी तरह से प्रोडक्ट इनका, ठीक है, REQ मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय इनका सम REQ ओवर R। तो ये हमारे पास जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 2R/3 आ जाएगा। मेरे पास चूंकि ऑप्शन था, मैं कलर यूज कर रहा हूँ R इक्विवेलेंट और ब्लैक और रेड से। आप लोग बेशक डैश या 1 या इस किस्म का कोई और आप सिंबल यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, अब आपके पास तीन को जब कंबाइन किया तो ये तीन आंसर आए, या तो 3R या R/3 या 2R/3। तो अब हम देखते हैं, यानी 3R भी मेरे पास आ गया था, R/3 भी आया था, 2R/3 भी आया था, लेकिन ये ऑप्शन मेरे पास सोल्यूशन में नहीं आया। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंसेस को जब आप कंबाइन करेंगे तो ये वाला जो आंसर है ये हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी, अच्छा जी, कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। अच्छा, आपके पास ये सर्किट गिवन है और आपसे पूछा गया कि ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आपने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स अगेन, ये भी आपके पास अच्छा खासा एक न्यूमेरिकल की शेप में है, इसको आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व भी करते हैं। ऑप्शन में पहले आपको बता देता हूँ कि 1.29 एम्पेयर है, कैसे है इसको हम देखते हैं जी। ये आपके पास गिवन सर्किट था, तो अब मैंने एक ही लाइन में इनको सबको वो सॉल्व आउट कर दिया इक्विवेलेंस बनाने के लिए। ये तीनों आप देख सकते हैं पैरेलल में। जब इनको पैरेलल में करेंगे तो ये तीनों को आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये दोनों सीरीज में है, जब दोनों सीरीज में करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सिंगल रेजिस्टेंस। सॉरी, दोनों नहीं, ये तीनों सीरीज में, ठीक है, ये तीसरी भी है। तो ये तीनों सीरीज में है तो आपके पास इक्विवेलेंस इन तीनों का ये आ जाएगा। तो खैर, अब हम इक्विवेलेंट के देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले इन तीनों के लिए उसी तरह से वो फार्मूला आ जाएगा 12/11 ओम, पॉइंट्स में भी आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, फिर REQ जो है, ये जो REQ किसको शो कर रहा है, अब मेरे पास इसकी इक्विवेलेंट मैंने रेड कलर से शो की है। अब मेरे पास ये तीन बच गई। अब इन तीनों की जो इक्विवेलेंस है उसको मैंने ग्रीन कलर से ये शो कर दिया। तो ये देखिएगा ये किसके इक्वल होगा। तो लेट से ये R1 था, ये R2, ये R3, तो ये मेरे पास अब बन जाएगा R4 और ये बन गया R5, ठीक है, R4 R5 एंड दिस इज R इक्विवेलेंट। तो अब इन तीनों को मैं सम कर देता हूँ तो वो मेरे पास ही आता है 5.09 ओम। नाउ द करंट थ्रू द सर्किट इज, ओम लॉ अप्लाई करें इस सर्किट पे, ठीक है। तो क्या कहता है V/R, V/R का मतलब है ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में ये करंट है। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ी देर आप एक स्टेप पीछे चले जाएं तो आपको पता था ये बेसिकली रेजिस्टेंस इन दो को कंबाइन करके हासिल हुई है, यानी ये दोनों सीरीज में है। तो आप जानते हैं कि जो सर्किट, बल्कि ये तीनों सीरीज में है, तो आप जानते हैं कि जो सर्किट में करंट होता है वो सेम होता है जब सीरीज कंपोनेंट्स में। इसका मतलब है कि अगर सर्किट में 2.36 एम्पेयर है तो 3 ओम से भी उतना ही गुजर रहा है, इससे भी उतना ही गुजर रहा है और इससे भी 2.36 एम्पेयर ही गुजर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अपना टारगेट याद रखिएगा कि आपने इसमें से गुजरने वाला करंट बताना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये तो हमें पता चल गई कि इसमें से, यानी यहाँ तक हम पहुँच गए कि यहाँ से कितना करंट गुजर रहा है। मैं अब रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ, 2.36 एम्पेयर गुजर रहा है। इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि इस पूरे उसमें से कितना करंट गुजर रहा है, 2.36 एम्पेयर, ठीक है ना। तो लेकिन आपको पूरे उसमें से नहीं बताना, आपको सिर्फ बताना है इसमें से, ठीक है ना। पूरे की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब पैरेलल में करंट गुजरता है तो वो डिफरेंट रेजिस्टर में से डिफरेंट गुजरता है, सिर्फ वोल्टेज सेम होती है यहाँ पे। तो अब यहाँ से कितना होगा हमें नहीं मालूम, हमने वो मालूम करना है। तो अच्छा, अब इसके लिए फिर हम स्टेप क्या करेंगे, हम ये स्टेप करेंगे कि हम वोल्टेज निकाल लेंगे किसके अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस,
ठीक है, इस रजिस्टर के क्रॉस कैसे निकलेगी? ओम लॉ अप्लाई करके। वी किसकी इक्वल होती है? आई आर के। यहाँ से करंट कितना गुजरा था अभी आपको स्टूडेंट्स बताया 2.36 एम्पेयर। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 12/11 ओम। तो ये दोनों वैल्यूज पुट की है 2.57 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेरे पास आ रही है 2.57 वोल्ट। इसकी वोल्टेज का मतलब है कि इन पॉइंट्स ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 2.57 वोल्ट। चूंकि ये तीनों पैरेलल में है लिहाजा तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब है, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी? तो आंसर है 2.57 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे ओम लॉ अप्लाई करता हूँ। ओम लॉ क्या कहते हैं कि I इज इक्वल टू वी ओवर आर। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी थी? 2.75 वोल्ट। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम। दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो 1.29 एम्पेयर, और यही ऑप्शन वहाँ पे आपने टिक किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू अ वायर पर सेकेंड, अ करंट डेवलप्ड इज। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं कैसे। आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, तो Q बेसिकली NE के इक्वल है, तो ये NE ओवर टी। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁶ आपको गिवन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो आप जानते हैं। टाइम क्या था? पर सेकंड, तो पर सेकंड की जगह पे 1 सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, जो आपको मैंने पहले टिक करवा दिया। नेक्स्ट देखिएगा। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेट and its its radius becomes r/2, then its resistance will be 16R, 4R, 2R, 0। तो 4R है, लेकिन कैसे है इसको देखिएगा। यानी हमारे पास पहले क्वेश्चन को समझना कि एक वायर है और हमने उसको खींचा है, इस तरह से खींचा है कि उसकी जो थिकनेस थी वो कम हो गई है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हाफ रह गया। ठीक है, देखिएगा, अगर पहले उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो था πr², यानी स्ट्रेच करने से पहले, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी वायर की? ρl/a, यानी ρl/πr²। जब आपने उसको स्ट्रेच किया और उसका रेडियस r/2 हो गया, तो अब उसका एरिया जो है वो चेंज होकर कितना हो जाएगा? r/2 का स्क्वायर, यानी πr² होता है तो πr/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये सॉरी पाई भी यहाँ पे है, πr²/4 हो जाएगा यहाँ पे। तो अच्छा, अब उसके बाद अगर आप r' निकालते हैं, यानी स्ट्रेचिंग के बाद जो रेजिस्टेंस है, तो वो ρl/a' बनेगी। ठीक है, एरिया तो चेंज हो गया ना, क्योंकि जब आप खींचेंगे मोटी सी तार को तो बारीक हो जाएगी। जब बारीक हो जाएगी तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि उसका रेडियस कम हो गया था। तो खैर, कितना रेडियस कम हुआ था आपको गिवन है वही, तो वो वैल्यूज पुट करके ये इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आता है। तो ये जो 4 के आगे जो फैक्टर लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली यही फैक्टर है, और ये फैक्टर किसके इक्वल था? r के, तो r' इज इक्वल टू 4r। तो ये 4r आपको ऑप्शंस में गिवन है, तो r' की हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अच्छा, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल बी। अच्छा, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, रिमेन सेम। जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, लिहाजा वो 2 पार्ट्स में आप कन्वर्ट करें, 4 में या इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो रेजिस्टिविटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे ज़रूर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। The resistivity of two wires is ρ1 and ρ2 which are connected in series. If their dimensions are same, then the equivalent resistivity of the combination will be this. अच्छा स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी अगर 2 वायर्स की डिफरेंट है, इसका मतलब है वो दोनों वायर्स का मटेरियल डिफरेंट है। ठीक है ना, क्योंकि डायमेंशंस, और दूसरा आपको बताया गया है कि इसमें डायमेंशन सेम है। तो हम रेजिस्टेंस के बारे में, तो अगर मैं कहता ये R1 है, ये R2 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो आप कहते R1 प्लस R2। लेकिन अब आपसे पूछा गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो देखते हैं इसको। ये मैंने 2 डिफरेंट कलर से शो किया ताकि आपको पता चल जाए कि ये 2 डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं, लेकिन डायमेंशन सेम है। क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया और इसका एरिया, इसकी लेंथ आपस में इक्वल है। तो लेट्स से इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल A है, लेंथ L है, कैपिटल L, तो ये दोनों के लिए सेम हो गया। तो अब R इक्विवेलेंट तो हमें पता है, चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये REQ प्लस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम रेजिस्टिविटी के इसमें कन्वर्ट करते हैं, REQ को ओपन करें
तो जैसे आप आर के बारे में जानते हैं, रो एल ओवर ए होता है, तो अब रो आर के साथ इक्विवेलेंट है तो आप रो के साथ भी इक्विवेलेंट लगा दें एल। अगर आप इक्विवेलेंट की बात करेंगे ना, टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी 2L, इसकी भी कैपिटल एल थी, इसकी भी कैपिटल एल, 2L ओवर ए। एरिया तो सेम है इसका और इसका, तो ये सेम आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको अगर आप करते हैं तो रो 1 L ओवर ए प्लस रो 2 L ओवर ए एंड सो ऑन, तो L ओवर ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी L ओवर ए, L ओवर L, ये L ओवर ए, L ओवर ए बोथ साइड से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो रो 1 प्लस रो 2 ओवर 2, तो ये हमारे पास। तो बेसिकली होता यह है कि जब रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट जो है वो उनका सम होता है, लेकिन उनकी जो रेजिस्टिविटीज़ हैं, ठीक है, अगर उनकी डायमेंशन सेम है तब के लिए मैं बात करूं, जो रेजिस्टिविटीज़ हैं उनकी वो बेसिकली उन दोनों का एवरेज हो जाती है, ठीक है, रो 1 प्लस रो 2 ओवर 2। और ये जो आपको ऑप्शंस में गिवन था तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा, the power of two electric bulbs are 100 watt and 200 watt which are connected to the power supply of 220 volt. The ratio of the resistances of their filaments will be, ठीक है, 1:2, 2:1, 1:3, 4:3। आपके पास दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स गिवन है, उनकी पावर रेटिंग्स आपको गिवन है कि 100 वाट है, एक 200 वाट का बल्ब है आपके पास। दोनों को आपने आके घर की एसी सप्लाई से कनेक्ट करना है और एसी सप्लाई की वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों की जो रेजिस्टेंसेस के रेशियो जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, नंबर 1 हम यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, आपको मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर वोल्टेज सेम हो तो हम यूज़ करते हैं P = V²/R, और अगर करंट सेम हो तो P = I²R, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि दोनों के साथ हमने 220 वोल्ट कनेक्ट किया तो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो लिहाजा हम फार्मूला यूज़ करेंगे P = V²/R। यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं V²/P। एक बल्ब के लिए अगर वो V²/P1 है, मैंने V1 नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है वोल्टेज दोनों में सेम है, तो R2 जो है वो V²/P2 हो जाएगी। तो फिर अगर आपसे ये नहीं आपसे पूछा गया है कि इन दोनों की रेशोज क्या होंगी, तो आप फर्स्ट बल्ब की रेजिस्टेंस को ऊपर रख दीजिएगा, सेकंड को नीचे रख दीजिएगा, उसी तरतीब से जैसे आपको गिवन है। तो फिर इनको डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये V² से कट जाएगा, तो P2/P1। P2 आपके पास 200 है और P1 जो है 100 है, तो रेशो आप देख सकते हैं कि वो आपके पास कितनी आ रही है, 2:1। यानी यहाँ से एक बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन हमारे पास निकलता है कि जो दो बल्ब की रेजिस्टेंस है वो उनकी पावर्स के रेसिप्रोकली बन रही हैं। ये देखें ना, अगर R1 ऊपर आ रहा है तो P1 नीचे आ रहा है, अगर R2 नीचे आ रहा है तो P2 ऊपर आ रहा है। तो इस किस्म की कुछ कंक्लूजन्स आप अपने माइंड में रखा करें, बाज़ों का टाइम कम होता है, आपको क्विकली आंसर करना पड़ता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंसेस के दरमियान रेशो, पावर्स के दरमियान रेशो है, लेकिन इनवर्स हालत में, यानी अगर आपसे कहा जाता कि R1/R2 है तो आप P2/P1 लिखेंगे, अगर आपसे कहा जाए R2/R1 तो आप लिखेंगे P1/P2। तो खैर वैल्यूज पुट करेंगे जो आपको गिवन है, तो 2/1 यानी 2:1 है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ऑप्शन करेक्ट है जी। Thermocouple is an arrangement of two different metals to convert heat energy into electrical energy, to produce more heat, to convert heat energy into chemical energy, to convert electrical energy into heat energy। याद रखिएगा कि मैंने थर्मोकपल में मैंने आपसे सबसे पहला पॉइंट यही डिस्कस किया था कि थर्मोकपल इज़ बेसिकली सोर्स ऑफ ईएमएफ, और जितने भी सोर्स ऑफ ईएमएफ होते हैं तो उनका काम क्या होता है कि वो आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी वो सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ नाम से ही जाहिर है थर्मो, इट मीन्स कि ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये इसका है, सिंस वी नो that any source of current which converts the heat energy into electrical energy is known as thermocouple। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।